सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो इन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच तार में पाषाण कृषक संस्कृति को लेकर आए हैं। इसके मुख्य पहलू जो पीटी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन जिन बिंदुओं पे तथ्यात्मक रूप से उन बिंदुओं को, मुख्य बिंदुओं को इसमें बताने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले बीपीएससी तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बातें का संदेश देना चाहेंगे कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आयोग के द्वारा बढ़ा दी गई है, तो आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तीव्र गति से आप लोग तैयारी कर रहे थे, उसी तीव्र गति से आप तैयारी करें। आप हमेशा तैयार रहें। युद्ध भूमि में जाने के पहले आप ये सभी हथियार से, सभी प्रकार के ज्ञान से लैस हो जाएं। ऐसा नहीं कि कल युद्ध होगा तो आज तलवार को चमकाएंगे और कल मैदान में लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। तलवार हो चाहे जितने भी अस्त्र शस्त्र हो, पहले से एकदम तैयार रखें। तो ठीक उसी प्रकार बीपीएससी की तिथि आयोग के द्वारा बढ़ा दी गई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब शिथिल हो जाना है, एग्ज़ाम होगा तब फिर तिथि आएगी, तिथि निर्धारित होगा तो फिर तैयारी प्रारंभ करेंगे। अभी तब तक सोते हैं, घूमते हैं, थोड़ा रिलेशन के यहाँ से आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तिथि आयोग के द्वारा बढ़ा दिया गया है, लेकिन आपको उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आप तैयारी कर रहे थे, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे थे, प्रीवियस ईयर का सेट बनाना, करंट पढ़ना, बिहार स्पेशल पढ़ना, इतिहास पढ़ना, विज्ञान पढ़ना, ठीक उसी तरह जिस तरह आप समयबद्ध रूटीन बना कर आप पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार पढ़ते रहना है। ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि पीटी पास करने से ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख तब होता है जब आप पीटी पास कर जाते हैं और मुख्य परीक्षा में आप विफल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अभी समय नज़दीक है तो पीटी प्रारंभ तैयारी जिस स्तर से कर रहे थे करें, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो प्रारंभिक स्टेज में हैं, जिन्हें तैयारी करना है, तो मेरा सुझाव है कि वो मुख्य परीक्षा के विषय वस्तु के साथ साथ पीटी पढ़ें, यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। उसके अंतर्गत जितने आयाम तथ्यात्मक आए उसे संकलन करें और तैयारी करें। तो अब हम तार में पाषाण संस्कृति, कृषक संस्कृति के बारे में हम जानते हैं। तार में पाषाण, इसको कैलोकोलिथिक कहा जाता है। तार में पाषाण कृषक मतलब तांबा धातु आ गया, पाषाण पूर्व से चल रहा था, और चूँकि नव पाषाण काल में मानव के द्वारा कृषि की खोज कर ली गई थी, कृषि कार्य किया जाता था, जिसके अंतर्गत झूम कृषि या झूम की खेती थी। दोनों तत्व पूर्व की संस्कृति से चला रहा, और इस काल में धातु के रूप में तांबा की खोज किया गया। मानव के सामाजिक एवं आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि में तांबा धातु की भूमिका अहम रही, इसलिए इस संस्कृति को तार में पाषाण कृषक संस्कृति कहा जाता है। अब इसका उदय और विकास के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से समान जानकारी बता देते हैं। नापाषाण संस्कृति की समाप्ति के बाद विकास हुआ तार में पाषाण संस्कृति का। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पूरा पाषाण संस्कृति, उसके बाद मध्य पाषाण काल, तब नव पाषाण काल। नव पाषाण काल समाप्त हुआ, पत्थर का युग पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। पत्थर का युग तो प्रारंभ से मनुष्य के सभी गतिविधि में, सामाजिक हो, आर्थिक हो या वैज्ञानिक हो या तकनीकी हो, सभी गतिविधि में पत्थर की भूमिका रही है। तो पत्थर का भूमिका समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पत्थर के साथ तांबा धातु की भूमिका आ गई। तो नापाषाण संस्कृति
के बाद ताम्र संस्कृति का विकास हुआ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज किया गया। अगर धातु के रूप में कहा जाए तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज किया गया। मनुष्य द्वारा धातु का औजार के रूप में, अगर धातु का औजार कहें तो तांबा का कुल्हाड़ी का निर्माण। कैसे? कुल्हाड़ी की खोज मनुष्य द्वारा आपको किस काल में किया गया था? पाषाण काल में किया गया था। लेकिन अगर तांबा धातु का, अगर धातु के अंतर्गत तांबा का कुल्हाड़ी का अगर निर्माण की बात आए तो ताम्र पाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम गांव प्रणाली का विकास, यानी गांव का कॉन्सेप्ट, अवधारणा पहली बार ताम्र पाषाण संस्कृति में आता। चूँकि मनुष्य के जीवन में वो अस्थाई जीवन, वो अस्थाई रहन सहन पूर्व पाषाण काल में था, मध्य पाषाण काल में भी जीवन उनका वो अस्थाई था ही। नव पाषाण काल में जीवन अस्थाई हो गया, तो स्वाभाविक है कि अब गांव प्रणाली का विकास होगा। तो गांव, भारत में सर्वप्रथम गांव प्रणाली का विकास ताम्र पाषाण काल में देखने को मिलता है। कृषि के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल में कृषि के अंतर्गत गेहूं एवं चावल मुख्य अनाज था। ये लोग अन्य अनाज भी, दलहन में अगर मूंग है, उड़द है, ये सब के भी खेती करते थे। लेकिन चावल की खेती ये लोग और गेहूं का खेती मुख्य रूप से करते थे। यानी गेहूं एवं चावल इनका मुख्य अनाज था। अगर पीटी में पूछेगा कि ताम्र पाषाण संस्कृति में मुख्य अनाज के रूप में था तो गेहूं एवं चावल। पशुपालन के अंतर्गत घोड़ा से परिचित नहीं थे, गाय से परिचित हो गए थे, भैंस से परिचित हो गए थे, सूअर से परिचित हो गए थे। इस काल में मनुष्य लोग सूअर का मांस खाते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। ऊँट का साक्ष्य मिला है, ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। लेकिन घोड़ा से परिचित नहीं थे। घोड़ा होगा, लेकिन इस काल के मानव को ये पता नहीं कि क्या यही घोड़ा है। इस काल के मनुष्य को ये परिचित नहीं थे कि क्या यही घोड़ा है। अगर हम लोगों को पूर्वजों ने पीछे अगर जाए तो हम लोगों को बताया गया कि ये कलम है, तो हम लोग जान रहे हैं कलम है। अगर इसका नामांकन कुछ और कर देते कि नहीं ये कैंची है, तो हम लोग उसे कैंची मानते। कहने का मतलब है कि उस समय घोड़ा था, लेकिन घोड़ा से ये लोग परिचित नहीं थे कि यही घोड़ा है। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि ताम्र पाषाण काल में किस पशु से मनुष्य परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से परिचित नहीं थे। अब ताम्र पाषाण काल में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन के आधार पे, विभिन्न स्थलों के आधार पे विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ। अगर हम लोग देखते हैं, एक नंबर में बनास, इसी को बोलते हैं आहार संस्कृति। यहाँ पे जो बर्तन ये लोग प्रयोग करते थे, श्वेत चित्रित काले लाल मृदभांड। आप घड़ा देखे होंगे तो अंदर में रहता है कैसा? लाल, और बाहर में रहता है काला, और इसमें चित्र बना होगा, इसलिए श्वेत चित्रित काले लाल मृदभांड। इस बनास संस्कृति के लोग इस प्रकार के मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते थे। यह संस्कृति का विकास राजस्थान क्षेत्र में हुआ। राजस्थान क्षेत्र में 3 जगह साक्ष्य मिला है ताम्र पाषाण बस्ती का। आहार को ताम्बत्ती भी कहते हैं। तांबा का खान ही था। सब अगर पूछेगा कि ना ताम्र पाषाण संस्कृति में तांबा का खान कहाँ था, किस संस्कृति में, तो ताम्र पाषाण को उप संस्कृति आहार संस्कृति में, जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। तांबा का खान अधिक रहने के कारण ताम्बती भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम गिलुंद राजस्थान में पड़ता है। पक्की ईंट भारी मात्रा मिला है इसका, क्योंकि आपको हम पूर्व में बताए थे गांव, भारत में सर्वप्रथम गांव प्रणाली का विकास हो गया, इसके अंदर घर बनने लगा। तो ईंटा का, पक्की ईंटों का साक्ष्य गिलुंद से मिलता है, और तांबा की कुल्हाड़ी का साक्ष्य गिलुंद से।
बलाथल इस काल का स्थल है। अब हम लोग आते हैं कायथा संस्कृति। ये सब संस्कृति जो आप पढ़ रहे हैं, बनासहार संस्कृति, कायथा संस्कृति बिहार क्षेत्र में, फिर मालवा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति ताम्रपाषाण का उप संस्कृति है विभिन्न क्षेत्रों में। तो हम लोग कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, कायथा एरन, कायथा और एरन इस काल के दो संस्कृति हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पूछेगा कि ताम्रपाषाण संस्कृति का उस बस्ती का नाम बताएं या उस उप संस्कृति का नाम बताएं जिसमें हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण के बाद आया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का तीनों लक्षण दिखता है। इसका मतलब है कि ये कायथा संस्कृति ताम्रपाषाण काल में भी था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी यह स्थल था, और जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो भी यह स्थल जारी रहा। यानी पूर्व हड़प्पा मतलब इस काल में हड़प्पा, जिसमें हड़प्पा संस्कृति जिसको परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, और उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के पतन के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वैसे ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम बताएं जो पूर्व हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा से संबंधित है। क्लियर हो गया। कायथा संस्कृति कहाँ था? मध्य प्रदेश में, जगह कायथा और एरन का अभिलेख ही गुप्त काल में आप लोग पढ़ते, भानुगुप्त जो उसका सैनिक था, उस सती हो जाने का उल्लेख होता है। अब बिहार क्षेत्र में आते हैं तो बिहार क्षेत्र में चिरांद आपको नवपाषाण में भी आप देखे थे, नवपाषाण में भी चिरांद था बिहार में। सेनुवार बिहार में ही पड़ता है, सोनपुर और ताराडीह। चिरांद एक ऐसा बस्ती है बिहार का जहाँ पे आपको पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल यानी तीनों काल की संस्कृति चिरांद में मिलता है। इसलिए इसको बीपीएससी दृष्टिकोण से वीवीआई कर दिया है, इसको जानकारी रखना है। बिहार की उस बस्ती का नाम बताएं, उस स्थल का नाम बताएं जिसका संबंध पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल तीनों से संबंध रखता है। तो वो कौन है? चिरांद। इसके अतिरिक्त सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तीन बस्ती, ये तो तीनों से संबंधित है, और ये तीन बस्ती ताम्र से। यहाँ से कैसा काले एवं लाल मृदभांड मिला है। तांबा का औजार प्राप्त हुआ कहाँ से? चिरांद, सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह से। क्लियर हो गया। बिहार में बीपीएससी दृष्टिकोण से बिहार स्पेशल के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी पढ़ लिए हैं। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके तीन स्थल है, कायथा, एरन और नबदा टोली। पूछेगा ताम्रपाषाण संस्कृति के उस स्थल का नाम बताएं जिसका संबंध कायथा संस्कृति एवं मालवा संस्कृति दोनों से है। तो कायथा यहाँ भी है, कायथा यहाँ भी है, एरन यहाँ भी है, एरन यहाँ भी है। क्लियर हो गया ना। दोनों संबंध रखता है ना, कायथा संस्कृति से भी और मालवा संस्कृति से। मालवा संस्कृति के लोग जो बर्तन का प्रयोग करते थे काला एवं लाल मृदभांड। क्लियर हो गया। अब आते हैं जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र क्षेत्र में था। यहाँ पे के लोग लाल काले चित्रित मृदभांड, चित्रित मतलब उस बर्तन पे, घड़ा पे चित्र बना हुआ रहता था। इस काल के मानव लोग चित्र बनाते थे। इसका मतलब है कि मानव के बीच कला का विकास हो गया था। चित्रकला का, भले वो स्थापत्य कला या वास्तुकला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन चित्रकला की अवधारणा आ गई थी। जोड़वे संस्कृति का इनाम गांव एक स्थल है जहां ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ी बस्ती कहाँ मिला? इनाम गांव। ये दुर्गीकृत था, टीला बना हुआ था, घेराबंदी प्रकार का इनाम गांव, जो जोड़वे संस्कृति का महाराष्ट्र में पड़ता है। दायमाबाद है। ये दायमाबाद एक ऐसी बस्ती है, सबसे अधिक कांसे की वस्तु कहाँ से मिला है? दायमाबाद। इसका मतलब है कि आपको कायथा संस्कृति के साथ साथ दायमा संस्कृति, दायमाबाद स्थल भी ताम्रपाषाण के साथ साथ हड़प्पा से भी संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था। कांसा
का प्रयोग भारी मात्रा में वहाँ हुआ था। लेकिन कांसा सबसे अधिक कांसे की वस्तु कहाँ मिला है? दायमाबाद की संस्कृति का है। और दायमाबाद भी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन है? दायमाबाद है ना, सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद। तो ताम्रपाषाण संस्कृति से मुख्य बिंदुओं को बताया गया आप लोगों के बीच में। अगर ये इतने बिंदु आप समझ गए होंगे, आपके स्मरण में इसे बार बार रिवीजन करेंगे तो संभवतः ताम्रपाषाण संस्कृति से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी बिंदुओं के अंतर्गत पूछा जाएगा। आज तक प्रीवियस में आप इसे देखें, प्रीवियस का क्वेश्चन बनाएं तो आपको अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया इसी बिंदुओं के इर्द गिर्द है, बीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो। तो ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद आप लोगों के बीच में अब सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, अगले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।